नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विकास कुमार शर्मा, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय बूंदी। मित्रों, पिछले व्याख्यान में हमने यह अध्ययन किया था कि क्या प्लेटो फासीवादी विचारक हैं। उसी के तहत आज के इस व्याख्यान में हम आगे अध्ययन करेंगे प्लेटो की एक प्रसिद्ध पुस्तक लोज के संदर्भ में। प्लेटो ने 3 मुख्य पुस्तकें लिखी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है रिपब्लिक, फिर स्टेट्समैन और लोज। हालांकि इन पुस्तकों के अलावा भी प्लेटो ने बहुत सी पुस्तकें लिखी, लेकिन ये 3 उसकी प्रमुख पुस्तकें मानी जाती हैं। प्लेटो की इस लोज पुस्तक का अपना विशिष्ट स्थान है और कई संदर्भों में, कई आधारों पर इसके सिद्धांतों को हम पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं। प्लेटो की पुस्तक लोज लगभग उनकी अंतिम अवस्था में लिखी गई पुस्तक है। उस समय प्लेटो लगभग 80 वर्ष के थे, यानी यह लगभग 347 ईसा पूर्व में लिखी गई पुस्तक है। ये लगभग 80 वर्ष की आयु प्लेटो की रही होगी उस समय, और ये प्लेटो की संभवतः अंतिम पुस्तक मानी जाती है। एक लंबे जीवन काल के बाद, एक लंबे अरसे के बाद, प्रत्येक व्यक्ति के प्रारंभिक सिद्धांतों और अंतिम जो विचार है उनमें अंतर देखने को मिलता है। चाहे आप किसी भी विचारक को पढ़ लीजिए, उसके प्रारंभिक दृष्टिकोण किसी विषय पर अलग होंगे और अंतिम समय का उसका दृष्टिकोण अलग होगा। चाहे कबीर को देख लीजिए, वही कबीर जहाँ वह प्रथम दोहे में कहता है कि ऐसा कोई ना मिला जासे कहूँ निसंक, जहाँ वो प्रथम दोहे में तो ये कहता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, और जो घट देखा आपका तो मुझसे बुरा न कोई। ये प्लेटो का एक सकारात्मक दृष्टिकोण, कबीर का एक सकारात्मक दृष्टिकोण इंगित करता है इस दोहे में। वही कबीर अपने अनुभव से, जब उसने दुनियादारी देखी तो अपने अनुभव से उन्होंने महसूस किया, और अंतिम दोहे में वो कहते हैं कि ऐसा कोई ना मिला जासे कहूँ निसंक, और जासे दिल की गई सोई फिर मारे डंक। तो यहाँ प्लेटो के विचारों में भी ऐसा विरोधाभास देखने को मिलता है कि जहाँ वह अपनी रिपब्लिक पुस्तक में कट्टर आदर्शवादी राज्य की स्थापना की बात करता है, वहीं अपनी लोज पुस्तक में वह उप आदर्शवादी राज्य की बात करता है। प्लेटो का अपने लंबे जीवन के व्यवहारिक अनुभव से पता चल गया कि आदर्शवादी राज्य को वास्तविक रूप से प्राप्त करना या स्थापित करना संभव नहीं है। तो उन्होंने इस पुस्तक में कठोर आदर्शवादी राज्य के स्थान पर उप आदर्शवादी राज्य की बात कही। उन्होंने कठोर आदर्शवादी राज्य के विचार को ही त्याग दिया कि ऐसा करना संभव नहीं है और ये विचार ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। तो उन्होंने जीवन की अंतिम अवस्था में कठोर आदर्शवादी विचारों से उप आदर्शवादी राज्य के विचार का समर्थन किया। और यह जो प्लेटो का उप आदर्शवादी राज्य का विचार है, यही अरस्तु का वास्तविक राज्य का सिद्धांत भी माना जाता है, क्योंकि अरस्तु के जो सिद्धांत है वह प्लेटो के उप आदर्शवादी राज्य के विचारों से मेल खाते हैं। प्लेटो की जो लोज पुस्तक है उसके कुछ व्यवहारिक सिद्धांत अपन यहाँ देखेंगे, और उन सिद्धांतों में प्लेटो ने क्या क्या वर्णित किया उनको एक एक बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। जहाँ प्लेटो की रिपब्लिक पुस्तक न्याय एवं आदर्श राज्य पर आधारित है, वहीं प्लेटो की लोज पुस्तक व्यवहारिक विधि पर आधारित है, यानी रैशनल है, तार्किक है, व्यवहारिक विधि पर आधारित है, जिसको हम लागू कर सके। वहाँ तो आदर्श स्थिति है कि जो लागू ही नहीं हो सकती, बिल्कुल काल्पनिक स्थिति है, और यहाँ लोज पुस्तक में उन्होंने व्यवहारिक विधि पर आधारित अपने विचार दिए और जो लागू हो सकते हैं, जो समाज में स्वीकार किए जा सकते हैं।
प्लेटो कहते हैं कि यह विधि नैतिकता पर आधारित होनी चाहिए। ये लॉज में व्यवहारिक विधि की बात करता है, लेकिन फिर भी वो प्लेटो अपने इस विचार को नहीं छोड़ता, इस विचार को नहीं त्यागता कि वह नैतिक हो जाए, यानी यहाँ भी वह नैतिकतापूर्ण विधि की बात करता है। अपनी लॉज पुस्तक में प्लेटो अभिभावक वर्ग को परिवार विषयक साम्यवाद से मुक्त कर देता है। अब आप देखिए कि रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो अभिभावक वर्ग पर परिवार विषयक साम्यवाद लागू करने की बात करता है, और यहाँ लॉज पुस्तक में वह परिवार विषयक साम्यवाद से अभिभावक वर्ग को मुक्त करने की बात करता है। तो ये चाहे प्लेटो का व्यवहारिक अनुभव कह लीजिए या उनके सिद्धांतों की असफलता कह लीजिए या सिद्धांतों की परिपक्वता, विचारों की परिपक्वता कह लीजिए, लेकिन साथ ही प्लेटो ने यह भी कहा कि अभिभावक वर्ग को राज्य की अनुमति से विवाह करना चाहिए। यानी विवाह अपनी इच्छा से नहीं होगा, विवाह में राज्य की अनुमति जरूर लेनी होगी, लेकिन वो कर सकता है। रिपब्लिक पुस्तक में तो विवाह करने पर ही प्रतिबंध था कि कोई किसी का पति या पत्नी नहीं होगा, कोई किसी के बच्चे नहीं होंगे, सब कुछ सार्वजनिक होगा, सब कुछ राज्य के नियंत्रण में होगा। अब यहाँ प्लेटो कहता है कि अभिभावक वर्ग को विवाह करने की, परिवार रखने की अनुमति है, लेकिन वह राज्य की अनुमति से होगा। अपनी लॉज पुस्तक में प्लेटो अभिभावक वर्ग को संपत्ति विषयक साम्यवाद से मुक्त कर देता है। वो कहता है कि अभिभावक वर्ग भी अपनी संपत्ति रख सकता है, और रिपब्लिक पुस्तक में इस प्रकार अभिभावक वर्ग को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वहां संपत्ति विषयक साम्यवाद था। लेकिन इस संपत्ति विषयक साम्यवाद से लॉज पुस्तक में अभिभावक वर्ग को प्लेटो मुक्त कर देता है। और प्लेटो ये कहता है कि संपत्ति पर अधिकार व्यक्तिगत होना चाहिए, परंतु उसका उपभोग सार्वजनिक होना चाहिए। ये बात गांधी भी कहता है अपने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में। गांधी ये कहता है कि संपत्ति पर निजी नियंत्रण होगा और उसका उपभोग सार्वजनिक होगा। तो यहाँ ये बात प्लेटो ने इतने सालों पहले ही, इतने वर्षों पहले ही कही कि संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार होगा, लेकिन उसका उपभोग सार्वजनिक होगा। प्लेटो अपने आदर्श राज्य की कुल जनसंख्या 5040 बताता है। लगभग 5040 जनसंख्या वो अपने आइडियल स्टेट के लिए तय करता है। वो कहता है कि बहुत अधिक जनसंख्या या बहुत कम जनसंख्या यदि होगी तो राज्य में इस प्रकार के सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से लागू नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने 5040 जनसंख्या बताई। जहाँ रूसों की बात करें तो रूसों अपने राज्य के लिए जो जनसंख्या वो 10,000 तय करता है कि 10,000 से अधिक जनसंख्या नहीं होनी चाहिए, यानी लगभग 10,000 तक की जनसंख्या वाला राज्य होना चाहिए। अब इस पैमाने को सेट करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इतना बैलेंस बिठा के रखना, लेकिन प्लेटो ये बात करता है कि लगभग 5040 जनसंख्या होनी चाहिए। और उसके लिए वो एक फॉर्मूला भी देता है कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7, और इनको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वह लगभग 5040 संख्या आती है। तो प्लेटो ये बात करता है। इसी लॉज पुस्तक में प्लेटो 4 प्रकार के न्यायालयों की बात करता है। वे कहते हैं कि एक तो स्थायी पंचायत न्यायालय होगा, दूसरा क्षेत्रीय न्यायालय होगा, तीसरा विशेष न्यायालय होगा, और चौथा साधारण सभा द्वारा निर्धारित न्यायालय होगा। और इन सभी न्यायालयों के स्टेप बाय स्टेप और अपने अलग चरणबद्ध तरीके से उन्होंने कानूनी विभाजन किया है, न्याय का विभाजन किया है कि किस स्तर तक के मुकदमे और किस स्तर तक के विवाद किस स्तर तक के न्यायालय में जाएंगे। तो ये प्लेटो का एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा विचार है। हालांकि अपने यहाँ प्राचीन भारतीय विचारक कौटिल्य भी न्यायालय की स्थापना करता है, और वो 2 प्रकार के न्यायालय बताता है, एक तो धर्मस्थीय और एक कंटक शोधक न्यायालय। और बाद में फिर वही न्यायालय 2 प्रकार के न्यायालयों में बदल गए, दीवानी और फौजदारी न्यायालय। तो ये एक बहुत बड़ा वर्गीकरण प्लेटो ने अपने लॉज पुस्तक के सिद्धांतों में किया। लॉज पुस्तक में लोकतांत्रिक विचार। प्लेटो कहता है कि सीमित जनसंख्या वाले राज्य में एक 37 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। एक सलाहकार बोर्ड होगा जो न्याय संबंधी कार्यों का निर्धारण करेगा।
ये इतने वर्षों पहले, लगभग आप देखिए लगभग 3000 मतलब 2300 सालों से, लगभग 2300 वर्षों से भी पूर्व ये प्लेटो ने विचार दिया कि एक तो सीमित जनसंख्या वाला राज्य होगा जिसकी संख्या वो 5040 के करीब बताता है। दूसरा कि उस राज्य में 37 सदस्यीय एक सलाहकार बोर्ड होगा जो न्याय संबंधी कार्यों का निर्धारण करेगा। तो ये प्लेटो का एक दूरदर्शी विचार, एक दूरगामी विचार है और इसका बाद में अरस्तु ने अपने सिद्धांतों में बहुत उपयोग किया। प्लेटो कहते हैं कि लोज पुस्तक रिपब्लिक पर आधारित है। अब जहाँ कई बार ये मतभेद होता है, कई बार ये विचार आता है कि क्या लोज पुस्तक रिपब्लिक पुस्तक के विपरीत है या रिपब्लिक पुस्तक की विरोधी है या रिपब्लिक पुस्तक से बिल्कुल अलग है। तो इसका प्लेटो खंडन करता है और प्लेटो कहता है कि लोज पुस्तक रिपब्लिक पुस्तक पर आधारित है। लोज का उपादर्श राज्य रिपब्लिक पुस्तक के आदर्श राज्य पर ही आधारित है। ये प्लेटो खुद कहता है कि उपादर्श राज्य किसका बेस क्या है? आदर्श राज्य, उसका आधार आदर्श राज्य और उसी में से उपादर्शवादी राज्य निकला। और इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि ये दोनों पुस्तकें एक दूसरे की विरोधी नहीं होकर एक दूसरे की पूरक है। ये प्लेटो भी कहता है और बाद में कई अन्य विचारक भी इस बात का समर्थन करते हैं कि लोज पुस्तक किसी भी रूप में रिपब्लिक पुस्तक की विरोधी नहीं है। वो उसकी एक तरह से पूरक है, एक तरह से सहायक है, एक तरह से उसका अगला चरण है, एक अगला स्टेप है। अरस्तु ने लोज पुस्तक में निर्धारित उपादर्श राज्य की बहुत तारीफ की और काफ़ी हद तक अरस्तु के सिद्धांत इस लोज पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों पर आधारित है। तो कई बार ये कहा जाता है कि लोज पुस्तक का उपादर्शवादी राज्य ही अरस्तु का राज्य है या अरस्तु के राज्यवादी सिद्धांत हैं। तो ये एक तरह से अरस्तु के सिद्धांतों के लिए प्लेटफॉर्म का एक फाउंडेशन का काम लोज पुस्तक करती है। और ये लोज पुस्तक कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्लेटो के जीवन भर के अनुभव, इसमें व्यवहारिक अनुभव और इसमें दार्शनिक अनुभव दिखाई देते हैं। और प्लेटो खुद ये महसूस करने लग गया था कि इस प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती कि जिस प्रकार की आदर्शवादी राज्य की कल्पना हमने रिपब्लिक पुस्तक में की थी, क्योंकि ऐसा शासन स्थापित होना संभव नहीं है। ये प्लेटो खुद उन्होंने महसूस किया और बाद में उन्होंने ही फिर अपने अनुभव से उन विचारों का खंडन करके या उन विचारों के सुधार के रूप में ये उपादर्शवादी राज्य के विचार लोज पुस्तक में रखे। और लोज पुस्तक का इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप लोगों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।